हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसमें उन सभी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को लेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य की ओर अपनी आंखों को रखो। वाकई में बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि आपकी जो नज़र है वो सिर्फ आपके लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आप जितना आप लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, जितना प्रयास करेंगे, वो लक्ष्य पर आप बहुत जल्दी पहुंचेंगे, सफलता हासिल करेंगे। अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़ में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, चीन का भारत करेगा डटकर मुकाबला। जिस तरीके से चीन अब भारत पर दबाव बना रहा है सैन्य ताकत दिखाकर, उस पर है ये न्यूज़। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का ट्रायल जारी रखेगा भारत। तो पहली न्यूज़ है, चीन का भारत करेगा डटकर मुकाबला। सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहे चीन का भारत ने डटकर मुकाबला करने की तैयारी की है। बिना किसी दबाव में आए चीन की हर पैंतरेबाजी को नाकाम बनाया जाएगा। सेना को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के शीर्ष सैनिक नेतृत्व के साथ पूरे हालात की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस पहली बैठक से यह साफ हो गया है कि सैन्य बल के सहारे दबाव बनाने की चीन की रणनीति को नाकाम किया जाएगा। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि दोनों देशों के राजनयिक नेतृत्व की तरफ से मौजूदा तनाव पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जाने की संभावना है। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के एक दूसरे के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत के लद्दाख क्षेत्र की गलवा घाटी पर चीनी दावे ने तनातनी में और इजाफा किया है। उधर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के साथ चीन से जुड़ी हर्सिल सेक्टर की में भी चीनी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ने की खबर आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का ट्रायल जारी रखेगा भारत। कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी कि HCQ के ट्रायल को स्थगित करने का विश्व स्वास्थ्य संगठन का फैसला भारत को पसंद नहीं आया है। वैसे तो भारत ने WHO के फैसले पर औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया है कि HCQ पूरी तरह सुरक्षित है और इसका ट्रायल जारी रहेगा। ध्यान देने की बात यह है कि WHO ने HCQ को दुष्प्रभाव की रिपोर्ट को देखते हुए ही इसके ट्रायल को स्थगित करने का फैसला किया था। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने HCQ के जानलेवा होने की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। भार्गव ने कहा कि क्लोरोक्वीन बहुत ही पुरानी दवा है जिसे हम पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ की पुराने समय में डाक विभाग के अंतर्देशीय पत्र के ऊपर मलेरिया से बचने के लिए इसे खाने की सलाह दी जाती थी और साथ ही उसके खाने की विधि भी लिखी होती थी। उन्होंने कहा कि मलेरिया के लिए इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल आज भी हो रहा है और किसी बड़े साइड इफेक्ट की शिकायत कभी नहीं आई है। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, WHO ने संक्रमण बढ़ने की चेतावनी दी है। और दूसरी न्यूज़ है, मंत्री के इस्तीफे से प्रधानमंत्री जॉनसन पर बढ़ा दबाव, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन। पहली न्यूज़ है, WHO ने संक्रमण बढ़ने की दी है चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जिन देशों में कोरोना का संक्रमण घट रहा है वहां अगर लॉकडाउन के प्रतिबंधों को जल्द हटा दिया जाता है तो मरीजों की तादाद फिर से बढ़ सकती है। WHO के इमरजेंसी मामलों के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि दुनिया में अभी भी कोरोना के प्रकोप की पहली लहर ही चल रही है। बता दें कि संक्रमित मरीजों की संख्या 55 लाख से ज़्यादा हो गई है,
जबकि मृतकों की तादाद 3,46,000 से ज़्यादा हो गई है। रेयान ने कहा कि बीमारी का प्रकोप जारी है और देशों को इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि बीमारी कभी भी एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर सकती है। रेयान ने कहा कि दूसरे दौर का संक्रमण आने में अभी बहुत समय है और इसकी तैयारी के लिए कई महीनों का समय मिलेगा। रेयान ने कहा कि जिन देशों में मामलों में गिरावट आ रही है, उन्हें ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर जोर देने को कहा गया है। बता दें कि यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब विश्व के अधिकांश देशों ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ट्रेन, बस और विमान सेवा शुरू कर दी है। नेक्स्ट न्यूज है, मंत्री के इस्तीफे से प्रधानमंत्री जॉनसन पर बढ़ा दबाव। उप प्रधानमंत्री डगलस रॉस के इस्तीफे ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रॉस ने प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर अपने शीर्ष सहयोगी डोमिनिक कॉमिन्स का समर्थन करने के विरोध में मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों से कॉमिन्स को लेकर जॉनसन पर खुद उनकी पार्टी के अलावा अन्य दलों के नेता भी सवाल उठा रहे थे। अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए रॉस ने कहा कि संकट के बीच कॉमिन्स ने अपने पैतृक घर जाने के लिए 4,000 किलोमीटर की यात्रा की। उनके जवाब में सबसे ज़्यादा लोग संतुष्ट नहीं दिखे। हो सकता है उनकी मंशा अच्छी हो, लेकिन इस मौके पर आई प्रतिक्रिया दिखाती है कि लोग उनके जवाब से सहमत नहीं हैं। जॉनसन के सलाहकार कमिंग्स को संवाददाता सम्मेलन करने की इजाज़त दी गई। कमिंग्स ने 31 मार्च को उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में डरहम की अपनी यात्रा का बचाव किया। उन्होंने कहा कि एक पिता होने के नाते अपने बेटे और पत्नी के लिए मुझे हर मुमकिन कदम उठाना था। ये इंटरनेशनल पेज की दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है मंदी के पहली न्यूज़ है 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगी रियल एस्टेट कंपनियां। और दूसरी न्यूज़ है मंदी के सबसे बुरे दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगी रियल एस्टेट कंपनियां। रियल एस्टेट कंपनियों को लाखों प्रवासी कामगारों की जरूरत है। सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के प्रोजेक्ट के लिए 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी चल रही है। हरियाणा में रुके पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख से अधिक श्रमिकों की जरूरत है। वहीं मुंबई और पुणे के प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 2 लाख श्रमिकों की तत्काल जरूरत है। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नेरेडको की तरफ से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के संबंध में पत्र भी लिखे गए हैं। नेरेडको ने रियल एस्टेट कंपनियों की नकदी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार से उनके कर्ज को अगले 2 साल के लिए रिस्ट्रक्चर करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश नेरेडको के अध्यक्ष आर के अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 2.5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि नेरेडको की तरफ से भेजे गए पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि उन्हें 48,000 राजमिस्त्री, 1,05,000 गैर प्रशिक्षित श्रमिक और 22,000 शटरिंग कारपेंटर चाहिए। इस प्रकार से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के में काम करने वाले हर तरह के श्रमिकों की जरूरत बताई गई है। नेरेडको के वाइस चेयरमैन प्रवीण जैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा और वह महाराष्ट्र के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए संबंधित राज्यों के सीएम को पत्र लिखे गए हैं। उत्तर प्रदेश व हरियाणा में श्रमिकों के मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज है मंदी के सबसे बुरे दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था। कोरोना वायरस के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। भारत की इकोनॉमी इस समय आजादी के बाद चौथी बार मंदी की स्थिति में जाती दिख रही है। यह अब तक की सबसे भयावह मंदी हो सकती है। रेटिंग एजेंसियां क्रिसिल का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में इकोनॉमी 5% की दर से सिकुड़ सकती है। इसका अर्थ है कि विकास दर 0 से भी 5% नीचे जा सकता है। क्रिसिल ने अपने अनुमान में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान जीडीपी में 25% की दर से गिरावट की आशंका जताई है।
एजेंसियों का अनुमान है कि फिर से वृद्धि की पटरी पर लौटने में 3 वित्त वर्ष का समय लग सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आजादी के बाद से भारत ने 1958, 1966 और 1980 में मंदी का सामना किया है। तीनों बार अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण खराब मानसून रहा था, जिसके कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उस समय देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की बड़ी हिस्सेदारी थी। इस कारण से देश को मंदी का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही सबसे बुरी तरह से प्रभावित होगी। हालांकि शिक्षा, पर्यटन एवं अन्य गैर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में अगली तिमाहियों में भी खास राहत की उम्मीद नहीं है। क्रिसिल ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार की ओर से घोषित 20.9 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का भी जिक्र किया। एजेंसियों ने कहा कि इसमें कुछ तात्कालिक कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसका मुख्य फोकस सुधारों पर रहा है। इनका असर कुछ समय बाद ही दिखेगा। इस पैकेज से जीडीपी पर 1.2% का ही बोझ पड़ना है। एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में विकास दर 0 से 6.8% नीचे रहने का अनुमान बताया गया है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में विकास दर अनुमान 1.2% और पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में पूरे साल के लिए अनुमान 4.2% बताया गया है। तो ये बिजनेस पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है लोकतंत्र का खाका बदलने वाला संकट, दुराग्रही चीन का दुस्साहस। और तीसरा आर्टिकल है राहुल की राजनीति। ये पहले आर्टिकल में बताया गया है कि कोरोना संकट से बने हालात के चलते 21वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसे अनेक परिवर्तन होंगे जो दुनिया भर में लोकतंत्र, राजनीति, शासन और प्रशासन का रूप, स्वरूप और चरित्र बदल देंगे। इसी पर लिखा गया है ये पहला आर्टिकल। और पहला आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉक्टर AK वर्मा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है दुराग्रही चीन का दुस्साहस। जिस तरीके से चीन, भारत के पास चीन के खिलाफ अपनी क्षमताएं बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इसी पर लिखा गया ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर हर्ष V पंत द्वारा। तीसरा आर्टिकल है राहुल की राजनीति। लॉकडाउन पर जिस तरीके से अब राहुल राजनीति कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या बात बोली है, इस पर है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है लोकतंत्र का खाका बदलने वाला संकट। आज जब कोरोना संक्रमण से मनुष्य, समाज और राष्ट्र के व्यवहार में गंभीर परिवर्तन आ रहा है, तब लोकतंत्र और राजनीति में भी बदलाव अपरिहार्य है। आप सभी बदलावों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रवृत्तियां स्पष्ट हैं। जहां अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे लोकतांत्रिक देश कोरोना संकट से जूझने में असफल रहे, वहीं कुछ गैर लोकतांत्रिक साम्यवादी देश जैसे चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम आदि ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। जब चुनाव मानव सुरक्षा और मानवाधिकारों में करना हो तो साम्यवादी देशों ने सुरक्षा को तरजीह दिया है, भले ही उनके लिए उनको अपने लोगों को स्वतंत्रताओं को कुचलना पड़ा हो। बहरहाल कोई भी देश हो, हर जगह एक ही चिंता रही, जान है तो जहान है, अर्थात सुरक्षा सर्वोपरि, शेष सब गौड़। जिस तरीके से कोरोना वायरस महामारी फैली है, उसमें जान बचाना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे में जो हमारे विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका, चीन, फ्रांस, इन इन लोगों को जब इतनी मुश्किलें आई, यहाँ तक कि अमेरिका में हालात इतने खराब हैं कि 16 लाख लोग संक्रमित हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। जबकि वहाँ पर सारी सुविधाएं, विकसित देशों में सभी सुविधाएं होती हैं जब, और सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तब वहाँ की ये स्थिति है। अब वहीं पर अगर हम भारत की बात करें, भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ पर संसाधनों का अभाव है, उतने डॉक्टर नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, मेडिकल स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, उपकरण नहीं है। मतलब ऐसी तमाम समस्याएं हैं भारत के पास, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में समस्याएं आ सकती हैं और आ भी रही हैं। लेकिन फिर भी भारत इसका
डटकर मुकाबला कर रहा है और अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की मृत्यु दर का प्रतिशत भी बहुत कम है। अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी जब लोगों खास तौर पर गरीब और वंचितों को सुरक्षा और स्वतंत्रता में चुनाव करना पड़ता है, तो उन्होंने सुरक्षा को ही चुना है। अपवादों को छोड़कर लगभग 130 करोड़ लोगों ने भारत में लॉकडाउन के दौरान आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून के अंतर्गत सरकार की बढ़ती शक्तियों और अपनी घटती स्वतंत्रता को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। यानी कि देखिए, जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें किसी ने, कोई यहाँ तक कि विपक्ष ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है। सबने उनका सहयोग दिया है, चाहे सरकार के विपक्षी हों या फिर आम जनता। यानी आपदा काल में लोगों ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। दूसरा परिवर्तन संघीय ढांचे में संभावित है। विश्व के कुछ देशों जैसे ब्राजील, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और भारत में त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था है, जिसमें संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को संविधान से सीधे शक्तियां मिलती हैं। कोरोना संकट में तीनों तलों के प्रति लोगों की निष्ठाएं बढ़ी हैं। संकट काल में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रखर हो जाती हैं, जिससे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक आह्वान को देश की जनता ने सिर आंखों पर लिया है। उनमें राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करता है, पर उसी के साथ प्रांतीयता और स्थानीयता के प्रति भी लोगों में अभूतपूर्व आकर्षण दिखा है। भारतीय लोकतंत्र में सब ऑल्टर्न अर्थात शोषित वंचित केंद्रीय राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होने से संकेत भी हैं। सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर उदारता से समाज के निचले तबके के लोगों की मदद कर रही है। यदि इसके राजनीतिक लाभ का एहसास राजनीतिक दलों को हो जाए, तो वे अपनी राजनीति को सब ऑल्टर्न केंद्रित बनाए रखने की को चुनौती ही नहीं, वरन उसे अपना राजनीतिक एजेंडा भी बना सकते हैं। तमाम लोग चुनावी गतिविधियों को ही राजनीति समझने की भूल करते हैं। कोरोना से चुनावी गतिविधियों के चरित्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन संभावित है। अभी तक हमने ई गवर्नेंस सुना है, पर अब हमें ई पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचना चाहिए। शारीरिक दूरी के चलते अब चुनावी सभाएं, रैलियां, प्रदर्शन और दैनिक मेलजोल शायद संभव न हो सके। परिणाम स्वरूप चुनावी संभावों का स्थान बड़े पैमाने मैदान और फील्ड की जगह वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स ले सकते हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी बिंदु पर चुनाव आयोग, सरकार और राजनीतिक दलों में इस बात पर भी सहमति बने कि बिना मतदान केंद्र जाए मतदाता अपना वोट डाल सके। राजनीतिक आधुनिकीकरण से हम आज जिन सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं, उसकी 30-40 साल पहले कल्पना तक नहीं की जा सकी थी। कोरोना संकट से 21वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसे ही अनेक बदलाव होंगे जो लोकतंत्र, राजनीतिक शासन और प्रशासन का रूप, स्वरूप और चरित्र दोनों बदल देंगे। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। दुराग्रही चीन का दुस्साहस। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तपिश तेज हो रही है। भारत और चीन की सैन्य टुकड़ियों के बीच टकराव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर से 2015 के बाद से ऐसे वाकये कुछ ज्यादा ही हुए हैं। इन तल्खियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। चूंकि कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो इस संकट के और आगे बढ़ने का खतरा बना हुआ है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीनी अतिक्रमण के मामले में भारी इजाफा हुआ है। केवल लद्दाख में ही चीनी अतिक्रमण के अप्रैल में 130 मामले देखने को मिले हैं। पूर्वी लद्दाख के गलवान नदी में भारत द्वारा सड़क निर्माण का चीन की आपत्ति के बाद उसके सैन्य बल दुस्साहस दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि यह इलाका पूरी तरह भारतीय परिधि के भीतर ही आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से सीधी संवाद कर इस समस्या का समाधान तलाशने के प्रयास भी किए हैं। इस सिलसिले में दोनों नेताओं की पहली अनौपचारिक बैठक अप्रैल 2018 में चीन के वुहान से हुई थी। तब दोनों देशों में सेनाओं के बीच संवाद बढ़ने की पहल पर सहमति बनी थी, ताकि आपसी समझ और समन्वय से सीमा पर हालात को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। हालांकि उससे द्विपक्षीय संबंधों को तत्काल राहत जरूर मिली, लेकिन सीमा विवाद पर कोई सिरा नहीं सुलझा। भारत और चीन के बीच यह टकराव
तब बढ़ रहा है जब दोनों ही देश कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी अपनी मुहिम में जुटे हैं। हालांकि टकराव को इससे नहीं भी तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी की व्यापक रणनीति से जरूर जोड़कर देखा जा सकता है। दरअसल कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी के शुरुआती चरण में चीन के संदिग्ध रवैये को लेकर दुनिया भर में आंखें दिखाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में चीन सीमाओं पर अपने बाहुबल के जरिए दुनिया को एक संदेश देना चाहता है कि इससे नई दिल्ली का रवैया खास तौर से उसे चुभ रहा होगा, जिसने न केवल कोरोना मामले की स्वतंत्र जांच के पक्ष में आवाज उठाई है बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान को बतौर विश्लेषक कायम करने के पक्ष में पैरवी भी की है। जहां तक नई दिल्ली का सवाल है, अब उसके लिए यह मामला केवल भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से आकलन करने का ही नहीं रह गया है, बल्कि उसे अपनी गुणागणित में एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन की भूमिका को भी जोड़कर देखना होगा। मौजूदा टकराव अस्थायी रूप से तो खत्म हो सकता है, लेकिन सीपीसी को जब भी अपनी राजनीति में राष्ट्रभक्ति का तड़का लगाने की जरूरत महसूस होगी, तब फिर वह ऐसी कोई कहानी गढ़ेगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, राहुल की राजनीति। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा है कि लॉकडाउन से कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी ही कही बात बहुत जल्द भूलने की आदत है। वह न केवल यह भूल गए कि कुछ समय पहले उन्होंने लॉकडाउन के बारे में कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में किस तरह से केंद्र सरकार के फैसले का प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझती हैं। जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वह लॉकडाउन जारी रखेंगे। यह हैरानी की बात है कि वह लॉकडाउन को तब असफल करार दे रहे हैं जब देश दुनिया के तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत को इसका खासा लाभ मिला है। यदि लॉकडाउन नहीं लागू किया गया होता तो देश में अप्रैल माह में ही लाखों लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके होते। यह अजीब है कि जब लॉकडाउन लागू किया गया तो कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अब राहुल कह रहे हैं कि उसके चारों तरफ फेल हो चुके हैं, यानी कि उसके जो रिजल्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं। वह सरकार से आगे की रणनीति भी जानना चाह रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह खुद इस बारे में सरकार को कुछ सुझाव दें? तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए, अभी खेलना वास्तविकता से परे, यह बोला है राहुल द्रविड़ ने। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ इस वातावरण में क्रिकेट खेलने जाने के पक्षधर नहीं हैं। उन्होंने इसे वास्तविकता से परे करार दिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड सबसे पहले इस तरह का विचार लेकर सामने आया था। ईसीबी कोविड-19 महामारी के बावजूद अपना क्रिकेट सत्र शुरू करने के लिए बेताब है। उसने हाल में ही घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का आयोजन जैव सुरक्षित स्थलों पर करेगा। दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ इस विचार से सहमत नहीं है। द्रविड़ ने गैर सरकारी संगठन युवा के समर्थन में आयोजित वेबिनार के दौरान कहा कि ईसीबी जिन चीजों की बात कर रहा है वह थोड़ा वास्तविकता से परे है। निश्चित तौर पर ईसीबी इन सीरीज के आयोजन का इच्छुक है, क्योंकि वहां और किसी तरह की क्रिकेट नहीं खेली जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि अगर वे जैव सुरक्षित वातावरण तैयार करने में सफल रहते हैं और उसमें मैचों का आयोजन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का कार्यक्रम है उस तरह से अभी खतरा और बढ़ सकता है। तो ये आज का यानी कि 27 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।